पहले बोलते थे चमार चूड़े, अब वो नहीं बोलेंगे ऐसा, अब वो कानून बना देंगे। मेरिट क्या होती है? व्हाट इज मेरिट? सूरज इंगड़े। सुमित चौहान इज मेरिट। जय भीम। जय भीम। ये जो बाल हैं सूरज, कितनी बार शैम्पू करते हो? ये स्टाइल क्या है? ये मेरे नेचुरल बाल है। ये मेरी गैर बालिग भावनाएं आहत हो रही है। आपको तो ये जो है मेरे बाल नहीं है, और ये भाई साहब देख के एकदम इतने सारे बाल, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि किसी भाई के सिर पे तो बाल है। ये लाइट हो गया हमारा इंटरव्यू। भाई बहुत बार शैम्पू करना पड़ता होगा, मैं तो पानी डालता हूँ और काम हो जाता है। नहीं, मेरा भी ऐसी है। मैं तो पानी क्या होता है कि बाल का क्या होता है, देखिए जिसको बाल होते हैं, मुझे एक्चुअली किसी ने बताया, मुझे पता कभी मेरे भी थे यार, वैसा नहीं। कभी थे। I know. नहीं, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। Once upon a time. Once upon a time की। वो तो आपके शायद बाल जाकर सदियां बीती होंगी। You call it डेफ्रो? ये कहा कि दिस इज डैफ्रो। बालों पे बाबा साहेब का जो स्टाइल था, हेयर स्टाइल, बिकॉज उनको ये बाल काटते नहीं थे लोग, तो उनकी बहन बाल काटती थी, फिर वो खुद काटती थी, तो बहुत बार उनका वो कई पिक्चर्स में आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हेयर स्टाइल वो मेंटेन नहीं हुआ। तो हमारे लिए तो हेयर स्टाइल रखना वो भी एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। किसी ने बहुत अच्छे बाल रख लिए तो उस पर भी हमारा मर्डर हो सकता है। कितनी इनसिक्योर सोसाइटी है कि हमारी खूबसूरती इनके लिए आतंक है। भारत में हम जब देखते हैं सवर्णों को, उनको कोई गिल्ट नहीं होता इस बात का कि कितना कुछ बुरा उनके लोगों ने किया है। पब्लिकली उनको एक बार सॉरी बोलना चाहिए। देखिए, जब आप गलती का ये करते हो स्वीकार, तो आपका कितना बड़प्पन दिखता है, और बड़प्पन के साथ जिम्मेदारी भी आप स्वीकार कर लेते हो कि सुमित भाई सॉरी, उस जमाने में मेरे से गलती हो गई। सिर्फ सॉरी तक नहीं रुकता है, कन्फेस भी होता है, बड़प्पन भी दिखता है, पर अपने रिलेशन में और जो है नज़दीकियाँ बढ़ती है। बट हम लोग जातिवाद भी सहें, हम उनकी मार भी खाएं, हम इनजस्टिस भी झेलें, डिस्क्रिमिनेशन भी झेलें, इतना कुछ झेलें और फिर उनको समझाएं भी हम समाज के पिता हैं। पिताजी का काम फिर समझाना होता है। रिजर्वेशन इज समथिंग व्हिच इज कैरिंग द कास्ट फॉरएवर। कि देश तुमको जब भी रिजर्वेशन दे रहा है, आपको बहुत नम्रता से झुककर सलाम कर आंखों में आंसू आकर बोल रहा है थैंक यू दिल से। जब भी रिजर्वेशन ले रहे हो, ये ध्यान में रखो। अभी ईडब्ल्यूएस वाले भी ले रहे हैं, वो क्या ध्यान में रखेंगे? रिजर्वेशन एक जमाने में गाली होती थी, अभी सभी लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं। जाति का कोटा ये बहुत लोगों के लिए एक आहत भरा एहसास था। अब लोग चाह रहे कि हमारा उस कैटेगरी में नाम आए। There was a video on your YouTube channel where you were, just reading out some part of your book. Was she your दादी? Yes. और फिर भी उस दादी का हाथ एकदम कोमल था, वो ऐसा घुमाती थी चेहरे से तो एकदम मजा आती थी। और उसकी जो आदत थी, घर वाले कह रहे होंगे भाई साउथ अफ्रीका में जाके पढ़ लिए, अमेरिका जाके पढ़ लिए, अब ऑक्सफोर्ड चले गए हो, अब पता नहीं आगे कहाँ जाओगे, शादी ब्याह करके आराम करो ना थोड़ा। जब व्यक्ति शादी करता है, सबसे पहले कर्ज ही बन जाता है, घर लेने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। सो डू यू थिंक अगर हम कास्ट को इंटरनेशनलाइज कर दें और इसको एक बड़ा इशू एट लार्ज हम पेश करें, तो वी कैन हैव मोर सॉलिडारिटी, वी कैन फाइट अगेंस्ट कास्ट इन अ मोर स्ट्रॉन्ग वे? Absolutely. I mean, there's no doubt that's what the struggle is. That's what Baba Sahib's unfinished and unfulfilled task of his life. They says that caste is an internal matter to us. If it is, then you're acknowledging that caste is a nation. क्या जो ब्लैक मूवमेंट है अमेरिका का, अफ्रीका का, उनसे इंडिया के जो दलित लोग हैं क्या सीख सकते हैं? हर फील्ड में उन्होंने मौका बनाया, मौका नहीं था तो मौका लिया, और वहाँ का लिबरल भी उनको मदद किया जो वाइट था। मेरा तो मन करे रात भर बैठ के हम बातें करते रहे। यार, वो आपका जो ऑलिव ग्रीन जो ब्लेजर है, वो काफ़ी अच्छा विजुअल आ रहा है, तो मेरे को देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। बिकॉज इट फील्स लाइक वो अंधेरे में जो
उस तरह का वो दिखता है ना रात में, थोड़ा सा उस तरह का कलर झाड़ में वगैरह। ये दलित ब्लेजर भी पहन सकते हैं। क्या बात है। और काफी खूबसूरत लग रहे हो। माशाल्लाह। So we are Dalits, we are expensive and we are branded. यस। अपना तो वही है, वी आर एक्सपेंसिव। Yeah. Caste is a global problem now. वो आपकी कोर्ट में गई ना केस, व्हाट डज दैट मीन? क्या इसकी गुंजाइश है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या अम्बेडकर जब तक जिंदा है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। यस प्लीज डू इट, वरना हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे। मेरा आई लुक उस पे है, फर्स्ट सेकंड इस पे। ये ऑलरेडी चल रहा है क्या, चालू है क्या? दैट्स ब्लूपर्स। दैट्स गुड। Look at the interview. यही है वो जो सबसे बड़ा स्कॉलर बनता है बाहर। डकार देखो इसकी। मटन खा के आया हूँ। स्वागत है आपका द न्यूज बीक की इस खास पेशकश में। और आज मेरे साथ इस फ्रेम में जो चेहरा आपको नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि इस चेहरे को हमारे इस फ्रेम में चैनल पर लाया जाए। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर सूरज येंगड़े, जो किसी इंट्रोडक्शन के तो मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें तो बनती हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, बता देता हूं। फिलहाल ऑक्सफोर्ड से पीएचडी अपनी कर रहे हैं और हार्वर्ड में सीनियर फेलो हैं और कास्ट इन मैटर्स जैसी शानदार किताब लिख चुके हैं, जिसे बुक ऑफ द डेकेड अभी हिंदू की तरफ से आई गेस लिस्ट में डाला गया है। और रेडिकल इन अम्बेडकर जैसी किताब है। इंडियन एक्सप्रेस में द लिटैलिटी नाम का एक अपना वीकली कॉलम लिखते हैं। बहुत सारी काम करते हैं। मतलब मेरे पास इनका, जब मैं ढूंढ रहा था कि इंट्रोडक्शन ढूंढ लूँ, तो इतना बड़ा एक निकल के आया था कि ये काम इन्होंने किए हुए हैं। तो वो सारे काम हम सूरज से पूछेंगे। सूरज, शुक्रिया यार आने के लिए, लेकिन बहुत इंतज़ार कराया। मुझे न्यूज़ बीक पे आने की काफ़ी दिनों से तमन्ना थी और अभी 11 बज रहे रात के। आपके और आपके टीम का मैं सच में मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपके काम की दाद देता हूं कि आपने मुझे हमको साथ में 12 घंटे हो रहे हैं आज। हाँ, 12 घंटे आज हमने बिताए हैं और ये तो आपको आज नमूना मिल गया कि इतना समय क्यों लगा। हम पीछे पड़े हुए थे 12 घंटे से, जहां सूरज जा रहा था कि नहीं आज इंटरव्यू लेना ही है, रिकॉर्ड करना ही है। तो फाइनली इंटरव्यू हो रहा है। सूरज 3 साल बाद इंडिया आए हो। 3 साल पहले जैसा इंडिया छोड़ के गए थे, 3 साल बाद आने के बाद लगा है जैसा कास्टिस्ट नेचर वाला इंडिया, हमारे लोगों के साथ जो वायलेंस होती थी वैसा इंडिया, कुछ फ़र्क आया है? इज देयर एनी डिफरेंस? यार देखिए, मैं ना क्योंकि 3 साल पहले से इंडिया के बाहर रहकर न्यूज़ पढ़ रहा था, सोशल मीडिया से अपडेट ले रहा था, तो एक परसेप्शन बन जाता है और परसेप्शन से आदमी अपने विचारों को जो उसकी डायरेक्शन है वो वहाँ से तय करता है। विचार बनाता नहीं है, वो सोचता है कि इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो इंडिया में आने के बाद जितना मुझे भयंकर दिख रहा था उतना ज़्यादा मुझे भयंकर नहीं दिख रहा है। अनुभव के हिसाब से पिछले अभी मैं कुछ हफ्तों से घूम फिर रहा हूँ, आना जाना चल रहा है मेरा इंडिया के, आना जाना बाहर, और जितना मैंने अनुभव किया है मुझे जो परसेप्शन और फैक्ट के बीच में का जो दायरा है वो भी उसमें हूँ। तो जहाँ तक जाति के बारे में बात आ रही है, देखिए जातिवाद अभी एकदम नुआंस्ड और एकदम एलिट जातिवाद हो गया है। जो एक पहले बोलते थे चमार चूड़े, अब वो नहीं बोलेंगे ऐसा। अब वो कानून बना देंगे, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पर निकाल देंगे, गैजेट में लिख देंगे, या कंपनीज की पॉलिसीज में इंटरवेंशन कर देंगे, या तो जो नौकरियां की जो वैकेंसीज है उसको भरेंगे नहीं, या फिर नॉट सूटेबल कैंडिडेट बताएंगे, या फिर आपकी जो सब्सक्रिप्शन या आपकी जो रीच बढ़ने की जो तादाद है उसको वो उसके एनालिटिक्स जो एआई
काम कर रहे हैं एल्गोरिदम से उसको वो लिमिट कराएंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं पंक्चर कराएंगे। आजकल हमारा ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज उसको भी बैन कर देते हैं। तो देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ, तो यही तो है ना जातिवाद। पर ये जातिवाद को मैं जो समझ के आ रहा था उसका मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसकी जो रूप है आधुनिक युग का, ये मेटा के वर्स में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव बनता जा रहा है। और उसको परखने के लिए वो चश्मा हमारे पास रहना ज़रूरी है। मेरे पास तो है, पर समाज के अंदर भी जाना ज़रूरी है। तो अभी आप आए हैं इंडिया में, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? इंडिया आना कैसे हुआ, किस मकसद से आए थे? ये यार एक तो पहले वो 3 साल से मैं घर पे नहीं आया। बीच में जो है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स की मैंने इंडिया के बाहर रह करी, और इंडिया में वो छप रही थी, कर रहे थे। और फिर बाद में जो मेरी सबसे अजीज़ मेरी दादी थी, शी डाइड एंड इट वाज अ वेरी सैड मोमेंट। इनफैक्ट माई बुक स्टार्ट्स कास्ट मैटर्स मेरी दादी से शुरू होता है। और उसके जो अनुभव थे, जो वो मेरे दिल के और मेरे विचारों के करीब थी, जिसने मुझे देखिए हमारे मतलब हर जगह दादियाँ ही पालती है आपको ज़्यादातर, क्योंकि माँ बाप तो बेचारे काम में रहते हैं, या तो घर पे रहें या कहीं और काम में। तो दादी का ये हुआ कि मुझे बताया गया कि शी न्यू दैट शी वाज गोना गो एंड शी वाज रिफ्यूजिंग टू गो टू हॉस्पिटल एंड डाई। बट हमको समझ में नहीं आ रहा था, हमको एंग्जाइटी थी, कोरोना काल था, हमको कोरोना से तो उनका नहीं हुआ, पर उसकी जो शी हैड सम ब्रीदिंग इश्यूज एंड सो वी हैड टू पुट पाइप। तो वो मुझे नहीं, मैं तो नहीं था, शायद मैं इस अनुभव से गुजर भी नहीं पाता था। पर मेरे भाई और मेरे चाचा जी थे और वो कह रहे थे कि बेचारी तड़प रही थी, क्योंकि वो दर्द होता है, वो पाइप जाता है। तो शी वॉट, वो पैर जो है वो बिस्तर के ऊपर कर रही थी। तो शायद वो कहना चाहती थी, और इस बात का मुझे अभी भी बहुत अफसोस है कि मैं कुछ एटलीस्ट हमें समझ में भी नहीं आया कि शी वो न्यू शी वाज गोना पास अवे इन फ्यू डेज एंड शी वुड रादर डाई इन इन अ फैमिली। तो वो ब्रीदिंग के टाइम हमेशा उसको तकलीफ होती थी बेचारी को, तो वो बोलना चाहती थी, हाथ ऊपर करना, निकाल के कुछ करना चाहती थी, पर डॉक्टर ने बोल दिया कि वो निकालेगी उसको, फिर वो वेंटिलेटर से कुछ होगा, आप हाथ पकड़ के रहो। और हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी ऐसी है कि सरकारी अस्पताल में यू कैन नॉट अफोर्ड, तो वो बहुत कम आपको पर्याय देते हैं। और वो डॉक्टर भी जो वहाँ काम करने वाले होते हैं वो एकदम एजेस पे काम करते हैं। उनकी जो एक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग के अंदर देर आर ऑल्सो वेज टू फाइंड आउट का जो तरीका होता है, दे कैन नॉट डू इट, क्योंकि दे हैव वेरी लिमिटेड बजट एंड दे कैन नॉट वर्क बियॉन्ड देयर ओन एक्सपर्टीज एज वेल। तो शायद मेरा भाई कह रहा था कि वो बेचारी बार बार वो पाइप की तरफ जा रही थी, शायद उसको कुछ बोलना था और वो बोल नहीं पाई। एंड सो वो काफ़ी मेरे लिए दुख भरा था और मैं नहीं रह पाया। तो मुझे काफ़ी दिनों से तमन्ना थी कि आऊँ, बट ये भी है कि उधर रहता तो शायद मैं सह भी नहीं पाता था। कुछ मामलों में ये चीज़ें हैं जो आप इट्स डिफ़िकल्ट टू क्रॉस ओवर। तो उस बहाने से इंडिया आया और कुछ महीनों बाद आया, तो फिर उतना उसका इम्पैक्ट भी उतना हैवी नहीं था। बट दैट्स द लॉ ऑफ नेचर, वॉट एवर अराइजेस हैज़ टू पास ऑन। तो वी एक्सेप्ट द लॉ ऑफ नेचर एंड बट येट कमिट। तो फिर मैंने दादी के लिए मेमोरी में मैंने उसमें लिखा भी था कि एक अछूत औरत जो पढ़ी नहीं, खेतों में बंधुआ मजूर के नाम पर वो काम करते थे, या फिर अगर बंधुआ नहीं है तो फिर खेतों में किसी किसानों के अंदर वो काम करते थे। जी जी। और उनको कॉम्पेंसेशन जो है मिलता नहीं था, अनाज देते थे, और वो भी उस टाइप का अनाज जो लोअर क्वालिटी का हो, अच्छे क्वालिटी का तो बेचने को जाएगा। फिर उसने जो है लोगों घर में बर्तन मांजे। उसका जो पति था मिल में वर्कर था और शहर में आए थे, और जहाँ पर रेलवे स्टेशन के आजू बाजू जहाँ कुछ नहीं होता है वहीं अपने लोग आके बस्तियाँ जाते, जो गांव झुग्गी झोपड़ी से जो लोग आते हैं वहाँ सेटलमेंट बनाया, उस परिवार उसने रेस किया।
और पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर पति भी जो है शराब पीकर, जो उनका लाइफ में उनकी जो तकलीफ़ें थी, बच्चों को बढ़ाना, फिर कभी कुक बन के काम करते थे। तो देखिए जिस कंडीशन में ये जनरेशन ने काम किया, वहाँ ना कोई लॉज, वहाँ ना कोई प्रोटेक्शन, वहाँ ना कोई आपके लिए जो वहाँ गुहार लगा रहा है, वहाँ कोई नहीं है। तो ये बहुत, ये इट इज़ कॉम्पाउंडेड इनटू योर हेल्थ एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन डिफरेंट वेज एंड स्पेशली इट्स फॉर द पीपल जो लोग इस तरह के एकदम ग्राउंड पे जो घिस रहे पैरों को। और फिर भी उस दादी का हाथ एकदम कोमल था, वो ऐसा घुमाती थी चेहरे से तो एकदम मज़ा आती थी। और उसकी जो आदत थी वो बालों के अंदर से हाथ घुमाती थी तो आपको एक कंफर्ट हो जाता था। और उसको पता था क्योंकि बचपन से उसी के साथ गुजरे, तो इसके कंफर्टिंग पॉइंट्स क्या है, तो उस तरह से टच करती थी बॉडी को या फिर वो हाथ से करती थी। तो फिर उस औरत को जो पैदा होकर मरती थी एंड शी वुड हैव बीन एनी स्टैटिस्टिक्स, या स्टैटिस्टिक्स बनता भी नहीं था क्योंकि जन्म का दाखला नहीं है, मरने का क्या होगा, एंड वुड हैव बीन लाइक एनी डॉट इन द यूनिवर्स। पर उसकी देहांत के बाद एक नेशनल अखबार में उसको सेलिब्रेट किया गया, उसकी लाइफ को। तो मैंने उस आर्टिकल में लिखा है कि ये उस जनरेशन की कमाई है कि जिन्होंने इतना सहाया, पर उनकी अगली पीढ़ी ने उनको अपने सराखों पे रख कर नेशनल मीडिया में। तो मैंने दादी की ऑबिचुरी इंडियन एक्सप्रेस में लिख दी। तो मैंने बोला दिस इज़ द डिफरेंस, कि पता नहीं था क्या होता था पर इमोर्टलाइज हो गई है इंडियन एक्सप्रेस के आर्काइव्स में कि एक चंद्रभागाबाई एंगड़े नाम की औरत नांदेड़ के जो शहर से थी, उसका नाम। फिर मुझे गवर्नर, एक दूसरे के बाकी लोगों का फ़ोन आया जो खुद भी ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे फेल्ट वेरी टच्ड अबाउट दैट पीस। दैट्स वेरी पर्सनल एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, दैट्स वेरी टेरिबल. There was a video on your YouTube channel where you were, just reading out some part of your book. Was she your dadi? Yes. I just love that particular video I saw on your YouTube channel that you were just, telling her about the story of caste matters in Marathi. Exactly. So I read that and I had to translate to her in Marathi. और उसका क्या था पता है, मैं अभी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी पैसे देखे नहीं। एक ज़माने में मेरी दादी को याद है, मैंने कुछ 1 लाख या कुछ ऐसा बोल दिया था, उसने ऐसा ज़बान निकाल दी। शी वाज लाइक, इतना बड़ा क्या कह रहा है। अब दादी को क्या मालूम कि दादी का पोता पैसे की बात नहीं है, बट जो नज़रिया है वो काफ़ी बड़ा बन गया है। तो दादी को कभी कभार मैं कुछ पैसे देता था, कभी फॉरेन के करेंसीज ला के देता था। तो व्हेन शी डाइड हर पर्स हैड ऑल, शी नेवर स्पेंड द मनी व्हाटएवर। एक होता है कि पैसे ज़्यादा जो ट्रेजर देखा भी नहीं हमारे लोगों ने, तो कभी था भी नहीं, तो आ भी गया तो उसको अच्छे बुरे वक्त के लिए बचा लो, बिल्कुल खर्च मत करो। That is very personal and special moments. Yes. दादीज आर, देखिए वो जो है ना, दे आर द स्टारी नाइट स्काई। जो रात की, जो चांदनों वाली जो रात होती है, जो स्काई होता है, जो एकदम गैलेक्सी के जो होता है, दे आर like that. They are full of energies, full of sources, full of tenderness, full of compassion, forgiveness. That's a very special state, and I think, but also they are full of rage, full of judgments, full of partiality, you over others, and they want to find, they are very at a moment they are very difficult to deal with, because they are just, because they want everything that the way it works, and there's a whole generation. But that's the grammar of Dadi, the grandmother, who is such a precious character in all of life, and I think they remain like the
pillow, a soft pillow that you want to rest your head upon after whole day of work, where your body just wants to go and just is expecting the well deserved rest. So when you sleep on a soft cushion, the cushion is hugging you, it's embracing you. That's like being with Dadi. What a lovely narration. Wow. These moments are like forever for them. That's so nice. So touched. Anyway, we need to move on. Yeah, that's very personal. I do understand the feelings of Suraj. Of course. Suraj, you came from Nanded and Yeah. now Harvard, Oxford. So नांदेड़ का एक लड़का अभी इतनी जगह पहुंच गया है, अभी उससे आगे क्या प्लान कर रहा है? मैं भी यार ये काफ़ी सोचते रहता हूँ सुमित भाई कि क्योंकि एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं और आपके लक्ष्य बदलने चाहिए, क्योंकि जब नई चीज़ों का अध्ययन होता है, नई चीज़ों की जानकारी होती है, तो आपका लक्ष्य भी उस तरह से मिशन नहीं बदलना चाहिए। और फ़र्क लोग कभी कभी इसमें थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं समझने में। मिशन एक लंबा जरिया होता है और उसका पार्ट आप होते हो, आप मिशन नहीं होते हो। यू कैरी फॉरवर्ड। उसकी लॉन्ग उसकी जो हिस्ट्री होती है वो लीनियर होती है और टाइम बाउंड होती है। वो डीपली इंटर डिसिप्लिनरी होती है। वो इंट्रा इमोशनल होती है। और लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य आप एक आपके लाइफ की जितनी समझ है उसको लेकर करते हैं। नेल्सन मंडेला जैसे कहते हैं कि उनको एक पहाड़ के ऊपर जाना था, जब एक गए तो उनको पता चला कि और भी पहाड़ नहीं जाने की। तो मेरे लक्ष्य की जो बात है वो बदलती रही है। अभी मेरा सोच रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था कि एक मेरे समाज में जो है मुझे नए आइकॉन्स तैयार करने हैं जो समाज को आदर्श दें, समाज के लिए वो प्रेरणा बने, वो उनके लिए ऊर्जा बने और जो समाज की जो विचारों की जो श्रृंखला है उसमें और अपना वेट डाले, ताकि अपने समाज का जो युवा है, युवती है, उसको वहाँ से कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करने के लिए और लाइफ में लेने के बाद समाज में कुछ करने के लिए उनमें जज्बा हो। और उसके लिए हमको लगेगा एक तरीके से शिफ्ट ऑफ मेंटल थिंकिंग। मैं मेरे समाज को खुद के साथ प्यार करने के लिए अभी मेरा जो उद्देश्य है, मैं समाज को खुद से प्यार कैसा करे ये सिखाना चाहता हूँ, ये उनको दिखाना चाहता हूँ। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं उनको खुद ही एहसास करवाना चाहता हूँ कि ये आप में है और किसी ने आपको, आप जिस तरह से हैं वो बहुत अच्छे हैं। और किसी के जो जजमेंट से आप खुद की असेसमेंट मत करो। आप पत्रकार हो, लेखक हो, आप आर्टिस्ट हो, आपका बिजनेस है, आप फैशन डिज़ाइनर हो, आप जो भी हो, खुद की जो एस्टिमेशन है आप खुद के दादा दादी से करो। और जब ये करना शुरू सीखोगे तो आपकी जो बैरियर्स जो बनाए हमने, वो जब हम ही खुद निकाल देंगे खुद के हाथ से, हम बहुत आगे चले जाएंगे। तो ये प्राइमरी भी थोड़ा मेरे ध्यान, इसके लिए मैं युवाओं में थोड़ा सा आदर्श करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले हमने ये बहुत एग्रेसिव मुहिम की थी, बच्चों को फॉरेन में भेजना है, अब जा रहे हैं, सालों में जा रहे हैं, ईमेल्स आते हैं भैया गया हूँ वगैरह, काफ़ी अच्छा लगता है। उसके साथ साथ ये लक्ष्य को लेकर अगर चले तो जो मेंटल चेंज है, मानसिक, वो प्राथमिक रूप से अगर कुछ समय तक किया जाए तो उसके साथ बाकी सब चीज़ें आएंगी। कल्चरल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टोरल, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल
ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दैट विल कम इन. सो ये थोड़ा सा एक छोटा सा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि प्यार करो, और जब प्यार कर रहे हो उसका एहसास रखो कि प्यार कर रहे हो. प्यार मेहरबानी नहीं होती है. प्यार दी हुई एक आस्था होती है. तो वो आपने आप में भी चलाओ और लोगों में लेके जाओ. तो वो थोड़ा सा लक्ष्य है. तो प्यार मोहब्बत की बात आ गई है तो मैं फ़ायदा उठाते हुए पूछ लेता हूँ. घर वाले कह रहे होंगे भाई साउथ अफ्रीका में जाके पढ़ लिए, अमेरिका जाके पढ़ लिए, अब ऑक्सफोर्ड चले गए हो, अब पता नहीं आगे कहाँ जाओगे, शादी ब्याह करके आराम करो ना थोड़ा. यार ये जो है शादी ब्याह मेरे हिसाब से एक पुरानी कल्पना हो गई है. क्योंकि शादी करने से देखिए 3 चीज़ों की आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरवेंशन हो जाती है दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. 1 स्टेट, 2 सोसाइटी, और 3rd जिसको बहुत तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं, बट दैट्स द नेचर ऑफ इकोनॉमी. ये तीनों चीज़ों के लिए आप बिना पूछे अकाउंटेबल हो जाते हो. स्टेट हैज़ द राइट टू इंटरवीन. क्या कर रहा है, शादी किया तूने, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया. यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स, एंड that brings us along with state, the police and everything else. Raise society. Now society also wants you to behave in certain way. Especially it is very much troubling for women. क्योंकि मर्द को तो आप जो है, आप हम तो खैर शादी करके रिलेटिवली हम, क्योंकि हमारे मर्दों के इर्द गिर्द जो कहानियां भी बनाई है वो शिवलरस है, एकदम कासानोवा बने हैं, सेलिब्रेटेड है. बट वही फीमेल कासानोवा बन नहीं सकती क्योंकि उसको फिर गंदी गंदी They don't have that privilege. डिस्क्रिप्शंस. एग्जैक्टली. तो सोसाइटी का जो अननेसेसरी इंटरवेंशन है, आपके नेबर्स आपको बोलने लगेंगे इसके कौन है, क्या है, कुछ है, क्या है. और आपको बिना पूछे उसकी रिसीट्स देनी पड़ेंगी, ये है वो है, और आप खुद को एक गिल्ट की दुनिया में जीते हो. और इकोनॉमी की तो बहुत बात सही है, फाइनेंशियल मार्केट भी है, बट इट्स अ डेट. शादी का जो कॉन्सेप्ट है ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में बहुत एंगल्स ने भी इसके बारे में लिखा था, फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में भी. पर फैमिली की जो कल्पना है कि जब व्यक्ति शादी करता है सबसे पहले कर्जी बन जाता है, घर लेने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर तुम्हारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी करने. अनलेस यू हैव एन इनहेरिटेड वेल्थ जो आप स्पेंड कर सकते हो, जो हमारे पास नहीं होती, जो हमारे पास. और अगर हम फर्स्ट जनरेशन में अगर कुछ थोड़ा बहुत बना भी दिए, विच कैन वर्क, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि इसके लिए एक रिकरिंग डेट की दुनिया, फिर कभी कभी बच्चों के फिर पीछे लग जाते, बच्चे कब हो रहे हैं, एंड दैट्स एन अनपेएबल डेप्ट. फिर उसके अंदर जो हम इमोशन लाए हैं, तो शादी को हमने एक ट्रांजैक्शनल बना दिया है. मार्केट, इमोशन, सेक्स, रिप्रोडक्शन और फैमिली के कॉन्सेप्ट्स को बनाकर, और ये सारे मिलकर जो क्या हो जाता है कि इंटीमेसी कहीं ना कहीं खो जाते हैं. Intimacy is a primary condition for any fluids to flow. But without that, it's a dry land. And we would like to procreate in this barrenness where you are policed and you are washed. तो घर वालों को बता दिया है और घर वाले समझ गए हैं, और दे हैव मेड पीस विद दैट. इनफैक्ट मेरी बहन की अभी शादी हुई, तो मैंने कहा कि अभी मम्मी को शादी करानी है, तो वो कह रहे तो भाई है, तो मैंने बोला शादी किसको करनी है, उसको. तो खर्चा कौन उठाए, खर्चा कौन उठाए भाई, शादी आपको करनी है तो आप उठाओ, आपको करनी है ना, मेरे को थोड़ी करनी है. तो फिर उनको ये लगा कि ऐसा कैसा, वो भी समझते कि मैंने कहा कि बच्ची के पास अभी नौकरी लगी है,
उसका जो पार्टनर है उसको भी अभी नौकरी लगी है। आप शादी के बजाय जो है इनके खाते में पैसे डाल दो। और इनफैक्ट मैंने मेरे बहन को ये भी कहा था कि आप शादी भी मत करो, पार्टनर बल के साथ में रहो, सी हाउ इट गोज, एंड इफ यू वांट टू बट यू डोंट हैव टू, just live your life. And you know, but that's a very Western kind of idea. yes, that I agree, in that India you have to take care about so many things. no, and that I agree. यही आ रहा था, फिर उसने बोला कि इंडिया में थोड़ा सा ये मुश्किल है, बट ऑल्सो यू नो, देखिए आप एक बात को समझो कि इंडिया में ये क्यों है। आपका कल्चर ये बना रहा है। आप फिल्में देखो, टीवी सीरीज देखो, कहानियाँ पढ़ो, ऑलमोस्ट मुझे हिसाब से 80+% आर सराउंडिंग लव। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लव? वेयर डज इट एंड? Get married. Get married. But does that film continue saying life after marriage? बता दे। No. ये पत्थर फेंक के मार रहा है, वो बर्तन फेंक के, to kind of joke apart, but that's how we see. तो एक एस्पिरेशन बना दिया है, मैरिज इज एन एस्पिरेशन। आई थिंक पार्टनरशिप शुड बी एन एस्पिरेशन। और इंडिया में जो है, मेरा जो वन ऑफ द क्रिटिक्स है कि ये काफ़ी हेट्रोसेक्सुअल है, ये काफ़ी पुरुष और स्त्री के इसमें लगा हुआ है। अब उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस ये कि जात है। कौन जाता है भाई? और जातों की भी एक सबकास्ट होती है, गोत्र देखा जाता है। 3 गोत्रों में 4 गोत्रों के बाहर शादियां करने के वो सोचते हैं। कुछ में तो एक ही गोत्र में शादी करनी होती है, कुछ धर्मों में तो शादियां ऐसी हो जाती है, कुछ रीजन्स में मामा के लड़की, कुछ में तो ये इसका एक अलग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है शादी की। अब शादी करते करते जो अनुभव लोगों को आते हैं और फिर लोग कहते हैं, इंडिया में शादी के बाद जो है देयर इज नो टर्निंग बैक ना। जनरली देयर इज नॉट। यू कैन ऑफ कोर्स, देयर इज, यू कैन फाइल अ डिवोर्स, पर डिवोर्स का सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? लेडी को होता है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है उसको दाग लग गया है। जब वो खुद के बारे में सोच रही है कि मुझे नहीं करना है, ये मैंने ट्राई कर लिया है एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल इन दिस, बट जब वो डाइवोर्स हो रही है, मर्द इज रिलेटिवली कैन, बट फीमेल कैन नॉट। उसको फिर भी वो स्टिग्मा कैरी पड़ना पड़ रहा है, वेयर विल शी गो। और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो बेचारी सोच भी नहीं सकती है, अपने पास दहेज का बड़ा चक्कर है। और उसके साथ साथ वैरिड कॉन्सेप्ट्स जो मैरिज की है, it comes with heavy burden. So marriage is just a very romantic plot that one can visualize, one can think, one can also have one's own romantic story in your own little school or college or university. But the end result is not necessarily what films are showing or what we are imagining. The end results are daylight murder, social boycott. The in-laws don't see the daughter or son-in-law for never. मेरे खुद ही फैमिली की बात है, आते नहीं है, डिसोन कर देते। उनका तो हमारे रिलेटिव्स के उसका अंतिम संस्कार कर दिया शादी होने के, शादी लव मैरिज किया तो। And it is related to caste also, because you have to follow certain norms to be particular about the caste, same caste marriages also. And if you know, just break those barriers and you break the caste also, you choose your partner, get inter-caste marriage also, like if you are into inter-caste marriage, then they try to protect it, and that the blood purity, we are the superior and other things also. I wrote this paper called Apartheid in Fancy Dress. एक न्यूयॉर्क के मैगजीन बैफलर के लिखा, और उन्होंने वो 4-5 भाषाओं में ट्रांसलेट किया। उसका जो जरिया जो हम बोल रहे थे, कास्ट इज द सेंट्रल एंकर ऑफ दिस। एवरीथिंग दैट वी अंडरस्टैंड एज सोसाइटी हैज कास्ट प्लेइंग पैरामाउंट रोल. We just don't want to recognize. We just fail to notice and register it as such. अब आप उठा के देख लो, ये सब जो चीज़ें हमने बताई हैं, अगर जात की प्यूरिटी की कॉन्सेप्ट को हम निकाल देते हैं तो यू आर फ्री टू चूज हुएवर ना.
राइट। फिर उसमें ये कंडीशंस नहीं आएगी ना। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको लेकर उतना नहीं है ना। हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पर कलर को लेकर या स्टेटस को लेकर है, बट जात की इंटीमेसी को लेकर नहीं है। सो देयर इज नो फियर। माँ बाप की इच्छा बच्ची की शादी जल्दी करवाना क्यों होता है? जल्दी से कोई लड़का कम्युनिटी में मिल जाए, इसकी लाइफ सेटल हो जाए, मेरी जिम्मेवारी। बच्चों का भी होता है, लड़का ऐसा क्यों है? इफ वी रिमूव दैट, there will be a free exchange of desires, free exchange of passions, a free exchange of one's interests without naming it as a dirty thing. अपने यहाँ और ख़ासकर बोला जाता है कि हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र के साइड में बोलता है ये लफड़ा करके आए हैं। प्यार को लफड़ा कर कहा जाता है। They enjoy the hero and heroine on screen, the love romantic drama, but not in real life. So you like when you see somebody in West or in your wherever you are going, the Indian thinks in their own perspective. If something is happening in India, कुछ ऐसा होता है, तो what's their perspective of looking at the things in India like caste or the honor killing or some brutal things happening to the community? How do they say it? What is happening around India? In many a time, it's very interesting that people are unaware. They are just not sure what's going on. And when they are exposed to it, the obvious reaction is any human will feel agitated, and they have an impulse of what's the government doing, what's happening here. Like that's the obvious response. And they would like to really investigate. And they know caste. They know caste, but caste they know in theory. Like we know there are peasants in Mexico, or there is a struggle of people working in farms in Colombia. We know, but we don't know the intricacies of it. Exactly. Like we know there is a problem of race in America. We know Martin Luther King, but we don't know what's happening everyday politics. Similarly, they are aware of it, but they are not educated about it. And so when slowly they are getting exposed, there is a deep consciousness that is coming around this issue. People would like to commit to it. People would like to uphold the values that protect and respect others. And it's a human impulse. It's a human impulse to identify the beauty in you, but also it's a human impulse to recognize if somebody is taking away the beauty from you. Stop doing that or don't commit that. तो बाहर के लोगों को ये ज़रिया जात को लेकर सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ रही है। अभी तो काफ़ी हाइटेंड लेवल पर है, और इनफैक्ट देयर इज़ ऑलमोस्ट नो कंट्री इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन अफ्रीकन वर्ल्ड वेयर पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। नाउ वी आर होपिंग, मेरा भी काम सोच रहा हूँ कि साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर भी कास्ट है, इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कास्ट दैट एग्जिस्ट इन देयर सोसाइटीज़, व्हाट कैन बी डन देयर। तो मैं उसके ऊपर अभी थोड़ा सा, अभी मेक्सिको जा रहा हूँ परसों के दिन, एंड होपफुली I'll get some exposure and understanding, and maybe I'll collect some information and data for me to process and theorize about this. अगर हम कास्ट को एक इंटरनेशनल इशू बना देते हैं, लाइक रेसिज्म, लाइक रेस इज एन इंटरनेशनल इशू एंड इट इज रिकग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड नंबर्स ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग डन बाय द ग्लोबल कम्युनिटी टू प्रिवेंट इट. सो डू यू थिंक अगर हम कास्ट को इंटरनेशनलाइज कर दें और इसको एक बड़ा इशू एट लार्ज हम पेश करें, तो वी कैन हैव मोर solidarity, we can fight against caste in a more strong way? How do you say it? Absolutely. I mean, there's no doubt that's what the struggle is. That's what Baba Sahib's unfinished and unfulfilled task of his life. Ever since 1920s, when there was League of Nations, he would say he would take the problem of untouchables to the League of Nations. Then he stops. And then when the 1940s come, he's like, I'll take this problem to the United Nations, when United Nations is existing. He then stops, but he still pursues the objective. So Baba Sahib Ambedkar's lifelong mission was to seek global solidarity. His way of style was very dynamic in the sense that he would have the courage to call out local social institutions, but also government, and also have the vision to say, if you don't resolve the issue, we have another court of justice that is international. We're going to take it. उन्होंने जो किताब लिखी थी, the book he wrote,
Mr. Gandhi and the Emancipation of Untouchables is a tiny, it comes in then what Congress and Gandhi have done to untouchables. He had written that paper in for 1943 Pacific Relations Committee Conference. That was for Jews, refugees, new colonized countries, and Baba Saheb Ambedkar was invited. It was in Montreal, Quebec, and it was on a at a mountain. It was like a place where they do skiing. So Baba Saheb couldn't go, but he sent his deputy N. Sivraj, who was the chair of All India Scheduled Caste Federation. So there is been effort of our leaders to do that, and somehow post independence, our leaders couldn't take that up. That's one of the. But the only leader who took after this proactively were two. Who really attempted in their might. One was, of course, Kanshiram. Kanshiram started connecting and went to Japan. He was, of course, in the UK. He was working around that line. And then, his work was also based. But he didn't also went out and seek active solidarity, consumed with self-politics. That's why we need an ambassadorial people of our community who act as our emissaries for the world, because we are also our people. We are unlike other groups of India. We don't have that identity that will give us global recognition. If you are a Muslim, it's a Muslim global identity. Exactly. You have certain numbers of, countries which can solidarity with Absolutely. you. Right? Post 9/11, there is also solidarity in the Western world. Exactly. But also it's an Abrahamic faith identity. Jew, Muslim, Christian, they have this kind of a relation. But we can't. We don't have that because we are pure Indians. Our history is here. This country is ours. And we are very much located because this is the land of those people. So for us to make an argument of that nature, we really need to bring caste and experience of untouchability or related crimes of caste upon Dalits and other marginalized groups to that forum. So the second leader with Kanshiram, before Kanshiram, that was working very actively was P.N. Rajboj. P.N. Rajboj was somebody who was with Baba Saheb Ambedkar, and he had gone to Japan and few other countries in Europe, had traveled. So these are the two leaders who have worked. Of course, then later the civil society activism, like Paul Divakar and other groups working in India were very much active when it came to conferences in South Africa, Durban, and follow-up conferences elsewhere, and they take this UN issue. But the Indian government has been persistently denying us that rightful place to be recognized as equal beings in the United Nations Forum. They are depriving us of our right to claim citizenship of the world. They are withdrawing our views of the world. They want us to be rusticated to our Gali Mohalla. Just belong there. That's Ambedkar Nagar. That's where you should not belong to big chambers of Palais de Wilson or Palais de Nation or go to New York and have. They don't want us to. They don't want the Indian government, and it's not this government. It's been since the policy of Nehru government, and foreign policy has been consistent about this when it came to the issue of caste and untouchability. And this is the kind of injustice they do on a level where our people can't reach. So some of us are there who study, who observe, who see this injustice. And Indian government has been persistently, and everybody is naked in this work when it comes to the government parties. That they have consistently ensured that an autonomous Dalit experience doesn't get registered for the world. So whenever we try to raise our head, we are not denied. That's not a problem. We are given space, we can do. But we cannot have our own organizations. We have to ask for some solidarity organizations to give us space, and we have to talk about it. And if we do, then they take offense. How come you go to a foreign country and do all of these things? So our right to live, our right to express, our right to have a free thought is curtailed by not
allowing us to have that space internationally? Like Indian's government and Indian peoples, they do have some under carpet, under the carpet Yeah. mindset that if you have something trash, you just put it under the carpet. They say that caste is an internal matter to us, and Yeah. we will solve it, and you cannot just take it to the Yeah. international forum. So, do you agree with it that yes, caste is the internal problem, and Indian people they can deal with this? What is internal, what is external now? We have to make clarity on that. Are you talking about sovereignty? If it's a matter of sovereignty, certainly. No nation has a right to encroach upon other countries' sovereignty. Then, are you suggesting that caste is a part of our sovereignty? If it is, then you're acknowledging that caste is a nation. Our nation is a caste. But they would not say it outright because that is Uno card for them. What they then do is they constantly use this idea of not to interfere in our matters, which is a very legitimate demand. The country can demand that's that's a prerogative, and every country has the right to demand that. But the Indian government falls short in its honesty when it says we can deal with these questions internally. Your channel constantly reports on what happens in India, and the report card is not satisfactory. Exactly. It is very worrying and jarring. And so when Indian government says it's a matter of our internal issue, why does it then go to UN with all other issues except caste? They can solve it like You can solve it domestically. Internal matter, go it, do it. Yeah. When it comes to trade, when it comes to all other issues, as I'm talking about, they use United Nations. They not only use United Nations to blame Pakistan, but they use United Nations for all other purposes that deal them, that concern them. Exactly. Then why not caste? Why not then use other issues internally, domestically? Why is that forum there? That forum is there for you to facilitate the dialogue. It really is a intergovernmental exchange, but also there is an element of what United Nations Declaration of Human Rights is. The UN Charter, one of the fundamental documents for this UN existence, is protection of human rights. That's why it was formed, and all of the countries are signatories. I think there are now 193 countries of maybe now 94. So when I was there, it was 93. South Sudan had just joined. So what we notice with this government's repression of these issues is that when it comes to issues of Indians in South Africa, Nehru took the issue to United Nations. United Nations, yes. The Indians are mistreated. Well, that's their sovereign matter. Let them deal. Why are you raising this issue? You deal with your own domestic issues. And the Congress, the apartheid government representative said, what about the untouchables in your country? And they immediately got alarmed. So it's a very hypocritical and unreal argument. If you're really committed to it, like what happens in America. America is a very unequal society, but black representatives there do go. That's the democratic practice, and the government should be so transparent to say, we are trying our best, and if you want to assess us, fine. Don't just tell us. You can also go and tell the world, we are happy to be scrutinized because we are committed to you. Exactly. And we are happy that we are trying to do our best. And of course we are not, but we are happy to give you the platform because that shows our at least moral commitment to the issue. They are not even committed morally. And we are not demanding sanctions on government. There is nothing we will tolerate against the integrity of nation, against the state, against the values that prescribe the republic's existence. That's not something. That's part of our struggle to unify and to maintain. Exactly. And we people have never been the anti-national. We have How followed. can we? Yeah. Sumit, what other nation you have? Do you have any alternate nation? So how can you be against your own nation? Exactly. Where will you go by being anti-national? You are more national than anyone else because your ancestors
have toiled in this land. You care and cry and worry for this land because your ancestors have sacrificed their blood and sweat, but they were never written into the histories. That's why your heart cries tears, because your ancestors are unrecorded, yet they give. And what is it that maintains you? Because this is our nation. There's nothing, there should be no doubt that the people of this country, the Bahujans of this country, who belong to this country, are in any way doubted about our loyalty. We cannot be doubted about our loyalty. The loyalty should be doubted about those people who are taking the money from the government banks and absconding, claiming nationality in Caribbean countries or living in Western countries. Those are the people, and their entire community should be judged according. But we don't do any of that job. We are just raising the question of basic human rights guaranteed to us under India's constitution. Constitution is the only document in India that is valid and applicable to every Indian, irrespective of the government, irrespective of the institutions. So that is our guiding document. And if the Constitution guarantees you as a fundamental right or a right according to the articles, it's your right to claim for it. And for us to rely on that beautiful piece of document is to recognize that we are still hoping that the principles and values enshrined in this document are emulated in actual life. So we want the words to have feet. We don't want the words to have a blackboard. We want it to exist, to walk with us, to live with us. So we really live the life of an Indian that we deserve. But we are not given that right. We are not, it's hypocritic country. People where the dominant classes and caste people, they send their children to English medium school and yet discourage our kids from going. They send their children to foreign countries, discourage from us. They watch American movies, tell us this watching American movies is a dirty thing. It shows all of kind of obscenities and violence. That should not work. This is our country. Nobody should doubt about our commitment to our country, because it is here our ancestors are bred. This is the country that our ancestors have created. And it's our time to enjoy the fruits of their labor now. How can we be any of this? And so no Bahujan community person should ever doubt about their commitment to a nation. But they will not be zealots. They will not be paranoid nationalists. They will not be somebody who will carry flag on their back to declare their commitment. They will not be maddened patriots. They will be a democratic citizens committed to the idea of constitutional morality and liberalism. And that is what we talk about, respect to each others. Without that we cannot have a equal dialogue. But what we demand is, there is an inequality. Give us equality. Asking for equality in this nation has become anti-national. That means these people have made India so attuned to inequality that anything challenged to inequality is considered anti-national. And they always, blames the remedies to deal with it, like reservation. The remedy is there, and they says, okay, reservation is something which is carrying the caste forever. See, you have to understand, reservation is only applicable to public sector. Public sector in India is not more than 7 to 8%. The statistics. And still it's shrinking because government is selling the. And that's what I was saying. It varies depending on what state you look and how. And as you have rightly said, the PSUs have gone as well. So reservation is existing approximately 6 to 7% of jobs. And of that 6 to 7% of jobs, only 2% are reserved if you look at the average. 98% of workforce is not having reservation. What are you talking about? Only 2% of people can create a threat that people are thinking that this is primarily responsible. If you know mathematics, you can understand 2% and 98% what it is existing. And reservation is a gratitude from a grateful nation to those people who have been deprived of basic compensation. The country is saying
Thank you, Mr. Sumit Chauhan. Your forefathers and foremothers have toiled in this land. They have created greenery out of a barren land. They made this country an agrarian country, a country of produce and a country of production, a country of artisanry, a country of new technology. But whenever they asked for compensation, they were never given equal compensation. They were never shared. So for 114 generations, legally, you were deprived of anything to do with equality. Equality in work, equality in compensation. Along with inequality, you were not given dignity. You were not respected for your work. You were spit on. You were given dead animal to eat. You were given a carrion so that you can carry on the business of tanning a leather, or you were asked to clean the shit of human being. Along with equality and dignity, they did not give you opportunity. There was no equal opportunity given. In the face of inequality, no dignity and no opportunity, yet you survived. And not only survived, you proved your true talent. Even after so much deprivation, you just sprung out and become Sumit Chauhan or become Dr. Suraj Yangde. Thank you to you. Here's our little effort, very tiny, minuscule effort. We can't give you for all the sacrifices you have made, but this is our very penny help to you for our good. So you can again come back into the society and make our country good again. This is a thank you of a grateful nation made to the great people of this country. That sounds so nice. काश ऐसा हो, वो बोले इस देश में कम से कम ऐसा तो नहीं होता. पर वही है, उसकी पीछे की धारणा वही है. उसी को लेकर हमने चलना चाहिए कि देश तुमको जब भी रिजर्वेशन दे रहा है, आपको बहुत नम्रता से झुक कर, सलाम कर कर, आंखों में आंसू आकर बोल रहा है थैंक यू दिल से. तो जब भी रिजर्वेशन ले रहे हो, ये ध्यान में रखो. अभी ईडब्ल्यूएस वाले भी ले रहे हैं, वो क्या ध्यान में रखेंगे? ईडब्ल्यूएस वालों का जो एजेंडा है वो प्रोपेगेंडा है. उनका जो लक्ष्य था कि इनको रिजर्वेशन देकर हमने जो है सीखना था, वो सीख लिया. अभी इसको हमको किस ना किस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर कर इसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं कम किया जाए. रिजर्वेशन एक ज़माने में गाली होती थी, अभी सभी लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं. जाति का कोटा ये बहुत लोगों के लिए एक आहत भरा एहसास था. अब लोग चाह रहे हैं कि हमारा उस कैटेगरी में नाम आए. कोर्टों में जा रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं. तो ईडब्ल्यूएस का तो ये जो मामला है, मुझे नहीं लगता कि सवर्णों के जो पिछड़े हैं उन तक उस तरह से जाएगा. हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके अंदर के वो जो पिछड़े हैं सो उनको किस तरह से मदद की जाए. पर सरकार की देखो कितनी स्ट्रांग नीति है. माइनॉरिटी कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से अपना कोटा, अपने से भरा हुआ कोटा खुद के लिए ले लेती है. तो उनके पास तो 60% हो गया लीगली, 50 और 10%. तो ये एक समझने की बात है कि सिस्टम किसके फेवर में और किसके फेवर में नहीं है. ओबीसी के आरक्षण को इतना समय लगाया लगाने में, पर ईडब्ल्यूएस को तुरंत लगा दिया. और ईडब्ल्यूएस ये ओबीसी विरुद्ध लाया हुआ कानून है, क्योंकि ओबीसी के अंदर की जो कॉन्शियसनेस बनी थी उनको कहीं ना कहीं उसको लिमिट किया जाए. उसके कहीं ना कहीं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो रिजर्वेशन है ही, पर जहाँ तक ओबीसी की बात है उनका भी है, बट कॉन्टेस्टेशन में कोर्ट में. तो ये बहुत बड़ा ओबीसी को इनडायरेक्ट सबक देना चाहते हैं यहाँ का एस्टैब्लिश्ड क्लास कि आप इसे एक्सपेक्ट मत करो, हमारी पावर देखो कितनी है. अब लोग कोर्ट में गए, उस केस चलते रहेगी, पर ये तो साबित हुआ मॉरली कि हु इज़ इन चार्ज, हु नीड्स टू डू व्हाट. तो बहुत बड़ा मुझे लगता है लोगों को इससे सीखने की ज़रूरत है. और रही बात अपॉर्चुनिटी की, अगर सवर्णों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो बात भी गलत है.
पर किसकी वजह से मिल रही है ये उनको पता नहीं है। ये शेड्यूल का शेड्यूल है ओबीसी की वजह से नहीं, तुमको अपॉर्चुनिटी तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही है, आपका तो कोटा है ना। अगर आप कंपटीशन में लड़ रहे हो, अगर आपके फैमिली को 5 लोगों को 10 किलो दिया है खाने के लिए और 10 किलो आपके लिए सेफ है, आप ये कर रहे हो, बाजू वाले को कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, नहीं नहीं मेरे को 15 चाहिए, या कह रहे नहीं मेरे को 20 चाहिए, मेरे को आई डोंट वांट माय नेबर टू गेट। सो दैट्स द काइंड ऑफ मेंटालिटी दे वांट टू हैव सरप्लस फॉर देमसेल्व्स ओनली, व्हिच इज रियली एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक। सूरज, ये जिस तरह की आप बात बोल रहे हैं कि इन लोगों को कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए कि कुछ हिस्टोरिकली इनजस्टिस चीज़ें हुई हैं, कुछ बहुत गलत हुआ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भारत में हम जब देखते हैं सवर्णों को, उनको कोई गिल्ट नहीं होता इस बात का कि कितना कुछ बुरा उनके लोगों ने किया है, इतिहास में कितना खराब उनके एग्जाम्पल्स रहे हैं। ये गिल्ट उनको क्यों नहीं हो रहा? क्यों वो पब्लिकली कभी अपोलोजाइज नहीं करते कि वी हैव डन सो मच रॉन्ग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वी शुड बी फील पब्लिकली उनको एक बार सॉरी बोलना चाहिए। हमने उनको मौका नहीं दिया। मुझे लगता है हमने, मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस है कि जहाँ पर हम सवर्णों को स्टेज पर बुलाएं और पब्लिकली खुद का गिल्ट जो है कन्फेस करने के लिए हम बोले, वी शुड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। वी शुड ओपन द गेट्स एंड डोर्स एंड स्टेज एंड लेट देम हैव द मोमेंट वेयर दे विल ट्रूली फील ह्यूमन बाय रेकॉर्ड। देखिए, जब आप गलती का ये करते हो स्वीकार, तो आपका कितना बड़प्पन दिखता है, और बड़प्पन के साथ जिम्मेदारी भी आप स्वीकार कर लेते हो कि सुमित भाई सॉरी, उस जमाने में मेरे से गलती हो गई। सिर्फ सॉरी तक नहीं रुकता है, कन्फेस भी होता है, बड़प्पन भी दिखता है, पर अपने रिलेशन में और जो है नज़दीकियाँ बढ़ती है। बट हम लोग जातिवाद भी सहें, हम उनकी मार भी खाएं, हम इनजस्टिस भी झेलें, डिस्क्रिमिनेशन भी झेलें, इतना कुछ झेलें और फिर उनको समझाएं भी हम ही। ये भी जिम्मेदारी हमारी कि हम उनको एक बेहतर इंसान बनाएं, उनको समझाएं कि तुम गलत हो, समझ जाओ। मतलब ये तो विक्टिम है, हम लोगों को तो नहीं समझाना चाहिए उनको। हम समाज के पिता हैं, पिताजी का काम फिर समझाना होता है, कान मरोड़ के समझाना होता है। अब वो ना समझ है, बच्चे हैं, और ना समझ बच्चों को पिताजी थोड़ी छोड़ देते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि बच्चों आप गलत कर रहे हो, क्योंकि समाज की हिस्टोरिकली जिम्मेवारी हमने ली है, अभी भी हमें भी जिम्मेवारी आई है। अब वो ना समझे तो हाउ कैन वी गिव अप, क्योंकि हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खून करुणा का है, वो खून प्यार का है, समझदारी का है, लेन देन का है, संवाद का है, आतंक और हिंसा का नहीं है। वो खून किसी की गैर बराबरी या किसी का अपमान करना नहीं है। वो खून एक विचार है, जो विचार मानव हित के लिए काम करता है। अब आगे वाला व्यक्ति अगर नहीं समझ पा रहा है या ना समझ पा रही है, हम फिर भी समझाएंगे, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। पर ये नहीं कि ये समझाना हमारे लिए एक हमारी लिमिटेशन है। समझाना हमारी फितरत है, पर लड़ना भी हमारी फितरत है, कुदरत का नियम है। तो जब तक समाज के लोग समझेंगे नहीं कि हम आपको समझा रहे हैं, ये खूबसूरत बात है, अब इसको समझो, इससे काम करो, आपका भी भला हो जाएगा। तो मेरे विचार में 2 कॉन्फ्रेंसेस थी, हमने कभी रिकन्सिलिएशन किया ही नहीं। कुछ लोग खैर इस चीज़ को मानेंगे नहीं, और मैं उनकी क्रिटिक्स को भी समझता हूँ। वो बोलेंगे कि आप क्यों रिकन्सिलिएशन करें, काम नहीं बनता है, लोग आके सॉरी बोल देंगे, फिर वही स्ट्रक्चर उनके पास रहेगा। पहले मॉरली तो काम शुरू करें। सेकेंड इज रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी आफ्टर अम्बेडकर्स गोल।
Dr. Ambedkar differs from other people and leaders of the time. Is he wanted to reconstruct the society. He didn't want to maintain the society, which is a big thing. Reconstruction requires breaking the society, not society as people's society, but certain structures that are not working for human welfare. Exactly. And then remodeling it. Oh, this didn't work. ये ठीक नहीं हुआ, गिरेगा. तोड़ दो, फिर बनाओ, तोड़ दो, फिर बनाओ. जब तक स्ट्रांग नहीं बनता है. एंड वंस वी हैव स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया है, तो अब उसको स्ट्रेंथन बनाने में हमको ज़्यादा समय बिताना होगा, और वो बन सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का यूटोपिया है. मैं भी लेक्चर दे रहा था बॉम्बे में यूटोपिया के ऊपर. तो कॉन्स्टिट्यूशनल यूटोपियन आइडिया है, पर हम जी रहे हैं उससे. तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमको अधिकारों की बात आ जाती है. यार, जिनको कभी अधिकार का तक औकात नहीं थी, वो आज कोर्ट और पुलिसों में जाके, ऑफिसों में जाके अधिकार मांगते हैं. ये बहुत बड़ा परिवर्तन है. लोगों को लॉन्ग ड्यूरेशन में समझ आएगा. तो सुमित भाई, समझाने की जहाँ तक उनकी बात आई, ये एक हो सकती है ग्रीविंग कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर हम ग्रीव करें कि एक दूसरे के दुख के प्रति, और दुख और ग्रीव, जब आंसुओं से संबंध बनते हैं, वो काफ़ी स्नेही संबंध बनते हैं. आपके आंखों से बहने वाले आंसू और मेरी आंखों के बहने वाले आंसू का कारण अलग हो, पर एक इमोशन से अगर बह रहे हैं, तो उसका संवाद काफ़ी गहरा हो जाता है. उसकी चोट काफ़ी गंभीर होती है. वो एक विचार है. और दूसरा विचार है कि समाज के लोगों को बुलाकर बोला जाए कि देखिए, इस तरह का जो है ये अपवाद है, कोशिश करके देखते हैं. और मुझे लगता है साइमल्टेनियस कोशिश होनी चाहिए. इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जात पात तोड़क मंडल के इसके बहुत मना करने के बाद फिर स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि प्रयास है. तो अलग लेवल पे प्रयास है. मैं हमेशा समझता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स ऑक्टोपस के पैरों की तरह है, अनेक है. उसको एक ही सॉल्यूशन नहीं दिया सकता, एक ही उसको हथकड़ी से रोका नहीं जा सकता. उसके बाकी वो काम तो करते रहेंगे. वी नीड एवरी अदर सॉल्यूशन that we can get on table, and no one solution is a purist solution. That solution has to constantly reimagined, challenged, and re-exhibited for us to then have new ideas that we can cement to build the society. बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया मुझे लग रहा है. मेरे बाल नहीं है, थोड़ा लाइट कर देता हूँ. थोड़ा हंसना भी ज़रूरी है. मेरे बाल नहीं है. ये जो बाल हैं सूरज, कितनी बार शैम्पू करते हो? ये स्टाइल क्या है? हाउ डू यू मैनेज इट? यार, मेरे को ना, ये मेरे नेचुरल बाल है. ये मेरी गैर बालिग भावनाएं आहत हो रही है. आपको तो ये जो है मेरे बाल नहीं है. और ये भाई साहब देख के एकदम इतने सारे बाल, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि किसी भाई के सिर पे तो बाल है. ये लाइट हो गया हमारा इंटरव्यू. भाई बहुत बार शैम्पू करना पड़ता होगा. मैं तो पानी डालता हूँ और काम हो जाता है. नहीं, मेरा भी ऐसी है. मैं तो पानी, क्या होता है कि बाल का क्या होता है, देखिए, जिसको बाल होते हैं, मुझे एक्चुअली किसी ने बताया, मुझे पता कभी मेरे भी थे यार, ऐसा नहीं. कभी थे. नहीं, नहीं, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ. Once upon a time. की. वो तो आपके शायद बाल जाकर सदियां बीती होंगी. हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कभी थे ही नहीं. नहीं, तो उसमें दरअसल क्या हुआ कि बालों को जो है कि नरिशमेंट लगता है, और आपके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ. मुझे भी पता नहीं था. तो जब मैंने बाल एक्चुअली साउथ अफ्रीका में के लास्ट स्टेज पे मैंने बढ़ाना शुरू किया, तो मैंने सोचा यार थीसिस लिख रहा हूँ. You call it डेफ्रो? ये एक्चुअली मेरे प्रोफेसर हेनरी लुइस गेट्स ने दिया है, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर है, उम्दा प्रोफेसर है. उन्होंने मुझे ये कहा कि दिस इज डेफ्रो. तो मैंने बोला ठीक है. और दलित एंड एफ्रो. यस. और फिर वही कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा एकेडमिक लाने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑक्सफोर्ड में मुझे थोड़ा उसको चैलेंज मिला, क्योंकि इट्स अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन. वो नए कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते. बट आफ्टर ऑक्सफोर्ड आई विल टेक इट फॉरवर्ड. तो हफ्ते में मुझे लगता है एक आध बार इसको शैम्पू कर लिया,
बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि यार प्रॉपर उसको तेल मालिश लगती है प्रॉपर, इट्स गुड फॉर हेल्थ। देखिए मैं अपनी एटलीस्ट इंडिया में औरतें काफ़ी करती है जो उनका जो एक अपनी माओं को देखते हैं या पार्टनर्स को देखते हैं, बहनों को देखते हैं, उनका एक रिचुअल होता है यार वो लगता था क्या कर रहे हैं। फिर जब मैं तो इतना संवेदनशील हो गया औरतों के एस्थेटिक्स को लेकर, जब बालों का जब तक अनुभव नहीं आता है तब तक आप ये नहीं कर पाते हो एटलीस्ट उतनी तरीके से। तो फिर समझ में आया कि तो फिर उसके बाद जो है कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए, कौन सा कंडीशनर, मैं बहुत ट्राई किया हूँ, बहुत कौन सा है कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि पहले बहुत ट्राई करता था कि बिना केमिकल का कुछ किया जाए वगैरह वगैरह वगैरह, बट आई डोंट थिंक दिस थिंग वर्क। सो ट्राई टू गेट गुड शैम्पू। और मुझे लगता है हफ्ते में शायद 5 दिन में एक बार करना चाहिए। और सुबह मैं ऐसे उठता हूँ और धोने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको बस बांध के रखो एंड डू इट वंस एवरी 5 days 6 days। आई ट्राई टू मेंटेन दैट। एंड ट्रैवलिंग में क्या हो जाता है कि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी हो जाती है तो समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट टू, कभी कभी वो शावर जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। अरे यार प्लान था आज धोने का पर शावर ने बेचारे ने धोखा दे दिया। सो यू विल हैव टू वेट एंड देन यू हैव टू डू सम फिर वो कभी कभी हो जाता है। तो और बालों का क्या है कि पहले मुझको बाल पसंद नहीं थे मेरे, क्योंकि शाहरुख खान और सलमान खान के जैसे तो हमारे बाल नहीं है, पर उन्हीं के बाल एडवर्टाइज किया जाता है तो काफ़ी वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। लोग मुझे एक्चुअली घुंघराले बाल का करके गाली देते थे, हीनता जो होती है वो बताते थे। और मेरे मदर के ऐसे बाल है और मदर के भी ऐसे बाल है, फिजी एंड ऑल। तो ये जो हेयर का जो तो मैं हमेशा बारीक काटता था, बढ़ने नहीं देता था। और जो मेरे दोस्तों के जो सीधे बाल जो थे, हमेशा सोचता था इनके जैसे क्यों ना है, क्योंकि वो उस तरह से कंघी करते तो मेरा नहीं बनता था। तो फिर बढ़ाना शुरू किया और इट्स माई वे ऑफ लविंग माई सेल्फ, लविंग माई मदर। क्योंकि मैंने मदर को बोल दिया था आपने मुझे इतने गंदे बाल दिए, आई हेट यू। और अभी मैं मदर को एवरीडे बोल रहा हूँ आई लव यू। ग्रेट। और बालों पे बाबा साहेब का जो स्टाइल था, हेयर स्टाइल, बिकॉज उनको ये बाल काटते नहीं थे लोग तो उनकी बहन बाल काटती थी, फिर वो खुद काटती थी। तो बहुत बार उनका वो कई पिक्चर्स में आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हेयर स्टाइल वो मेंटेन नहीं हुआ। तो हमारे लिए तो हेयर स्टाइल रखना वो भी एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। किसी ने बहुत अच्छे बाल रख लिए तो उस पर भी हमारा मर्डर हो सकता है इधर। नहीं, इनफैक्ट मूंछों पे हो जाता है। एक्चुअली बाबा साहब के मेरे बचपन की तो फोटो शायद नहीं अपने पास, शायद होगी भी, बट यू आर वेरी राइट। पर जब एडल्ट लाइफ में आया शायद बॉम्बे वगैरह में उनको शायद फिर, क्योंकि उनकी ज़्यादा फोटो तो हमारी फिर फॉरेन के बाद की है, देन ही वाज लाइक अ बिग डील। तो तब तो मुझे नहीं लगता, बट ही वाज वेरी वेल ग्रूम्ड। उनकी स्टाइल भी देखो, पर उनके भी मुझे लगता है 1-2 फोटो में उन काफ़ी घुंघराले बाल दिखते। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक फोटो में शायद दिखते, और एक कोई तो मतलब सूट पे बड़ा डैपर फोटो, सीन पिक्चर थोड़ा उनको लगता है कि वो यार अच्छे से कटा नहीं है बड़े में। पर ठीक है, बाल जिसके हो जैसे हो उसमें क्या है, मतलब यू कैन हैव hair of any quality, any style, and the idea is to have your own signature upon it. And मेरे शरीर पे बाल, मेरे अपनी मूछें मेरे शरीर पे निकल रही हैं, इस वजह से भी लोगों को दर्द होता है। हाउ कैन वी एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरे बाल है ना भाई, मैंने मूछें बढ़ा ली, मेरी को मार डालोगे। कितनी इनसिक्योर सोसाइटी है कि हमारी खूबसूरती इनके लिए आतंक है, सो नहीं पाते हैं। और हम जो है, हम खूबसूरती से विदाई ले नहीं सकते कि हम खूबसूरत लोग हैं। और खूबसूरत लोगों का वो इस तरह का होता है, मोर की तरह जिंदगी होती है। सब चाहते हैं कि मोर के साथ रहें, सब चाहते हैं कि मोर जैसा बने, सब चाहते हैं कि थोड़ा मोर का पंख मेरे को मिल जाए, सब चाहते हैं। तो हमारे भी है, वी आर और एंडेंजर्ड स्पीसीज है हम। ब्यूटी, कंपैशन,
और लव के बारे में अगर असेसमेंट किया And जाए, we have our own definition of love and beauty. For You sure. cannot decide what is love and beauty for us. beauty. I mean, see, our love is a commitment, commitment to other person's vulnerability and insecurity and fears. It is a sanctuary of suspended fears of other people's desires. And our love is a very challenging act that wants to keep on teasing the pin and points that kind of regulate how to make love, because people have pointed out how to make love. Go here, go there. Our love is like a bird flying in a sky, no direction. It goes where the destination is where you make yourself available. Our love is sincere. It is sincere, and for one to realize the sincerity of love, they have to uplift themselves to the level of sincerity so that you can fathom the sincerity in our love. Our love is assessed by a capricious society that is mendacious and then assesses. When I'm insecure about my own self and my own understanding, how can I appreciate the love of other person who is giving to me? Exactly. Because my position is a position of being a suspect. And yet, our love has created an ecology for the world to survive, even though it has a tendency to destroy itself. So our love is a floating element that has kept our human possibilities sustaining and not given up. It's like the air that is floating in any direction and not discriminating anybody. And if you want to embrace that air is yours. If you reject it, it's just gone. It is this passing phenomenon. It is, if you can feel the coolness of this air in a dry desert, you have found the kernel of the little love. If you are able to taste the nectar of this flower without having to break the flower from the plant, you have found the little love. If you have realized that the greenery on tree is not a dressing but the nature of the tree, then you have realized that is the little love. Wow. And when you notice that love is more than touch, it is about feeling of that touch that runs like a current in your body, you have found the little love. When you see outside aimlessly and yet find a pleasure for not having aim, you have found the little love. When you see black is not a crime and white is not God, and find colors in one color,
find taste in one sabji, find smell in normal air. You have found the lightness of it. And for that to happen, you need to go deep down into yourself, knock the door of that room that you have closed or that have been asked by people for you to close, and you open it. The pigeons and doves that are waiting there to liberate, and as they go, you feel that a moment of your time has come. And when you are thinking that I can possibly make love, exchange love, and make language as love, you have arrived to our stage where we are. So we welcome you all. Wow, you just recorded a poem actually. That's a poem you just, recited. That's so nice. How a scholar, defines love. Wow, great. Okay, आगे बढ़ते हैं. डेफ्रो से बात शुरू हुई थी, तो डेफ्रो को हम लेके आते हैं ब्लैक्स लोगों के साथ में. क्या जो ब्लैक मूवमेंट है अमेरिका का, अफ्रीका का, उनसे इंडिया के जो दलित लोग हैं क्या सीख सकते हैं? क्या कोलैबोरेशन, सॉलिडेरिटी हमारी उन लोगों के साथ हो सकती है? उनके एक्सपीरियंसेस से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वहाँ के लोगों ने काफ़ी यही कल्पना को लेकर उन्होंने जो है 350 साल तक उनको जी बांध के रखा था. फिर भी उन्होंने सोचा कि एक नया संसार बना सकते हैं. हर फील्ड में उन्होंने मौका बनाया, मौका नहीं था तो मौका लिया, और वहाँ का लिबरल भी उनको मदद किया जो वाइट था, और उन लोगों ने इस तरह से खुद को साबित कर दिया कि उनको 3-4 जनरेशन में दे बिकेम सुपरस्टार्स. वी आर ऑल्सो ऑन द पाथ. हमारे फर्स्ट सेकेंड जनरेशन, वी आर ऑल्सो लाइक देम इन मेनी एक्सपीरियंसेस. ऑफ कोर्स आवर हिस्ट्री इज लॉन्गर, but the land of pain and the land of joy is like the relationship of daylight and nightlight. We are still there. We can experience it. And so our understanding is also that. For us, night is not a curse, and neither day is a blessing. For us, night is a blessing as well as day is a blessing, and it is as well as curse for our own feelings. So they have recognized that. So काले जो हमारे लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उनकी संस्कृति से आज तो यहाँ के सवर्ण उनको एमुलेट कर रहे हैं. उनके जैसा बाल बना रहे हैं, उनके जैसा रैप कर रहे हैं, उनके जैसा दुख, खुद को दुख देखना चाहते हैं, हालांकि उनके पास वो नहीं है. चोरी का माल यहाँ अलग इससे बेच रहे हैं. कविताएं, साहित्य लिख के, उपन्यास लिख के बेच रहे हैं. बिल्कुल हमारी कहानियां. और ये सब सेकेंड रेट, इंडिया में जो है थर्ड रेट आइटम चलते हैं. पश्चिम बनाता है, फिर उसको कंज्यूम ईस्ट वाले करते हैं, और वो करते करते इंडिया वाले उसको थर्ड रेट की क्वालिटी में ला के रख देते हैं. तो इट्स सवर्ण, स्पेशली इंडिया वाले, मतलब क्या सवर्णों का जो लॉजिक है उसी तरह से काम करता है. आप उठा के देख लो, कोई भी इंडस्ट्री में मेजॉरिटी में यही दिखेगा आपको. नथिंग ओरिजिनल इज देयर. ओरिजिनल रहेगा भी कैसे? पसीना बहाने वाले ओरिजिनलिटी ला सकते हैं. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरे पास, जो यहाँ बहुत हम लोगों से पूछा जाता है. मेरिट क्या होती है? व्हाट इज मेरिट? सूरज इंगड़े. सुमित चौहान इज मेरिट. We are merit. Merit is a long. It's a concept within education philosophy में. इसका तो बहुत बड़ा साइंस है. Actually, मैंने हार्वर्ड में ही एक प्रोफेसर थी, who was now visiting, but she is a professor, I think, in University of Washington. She is a black woman. वो काम कर रही थी.
रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन ब्लैक कम्युनिटीज के ऊपर, तो मेरिट की जो धारणा थी, दे आल्सो काइंड ऑफ ग्रैपल विद इट इन मेनी वेज। अब मेरिट मतलब क्या बोलते हो? मेरिट मतलब टैलेंट, मेरिट मतलब मेहनत, मेरिट मतलब मार्क्स, मेरिट मतलब एबिलिटी, मेरिट मतलब एंटाइटलमेंट, मेरिट मतलब अपॉर्चुनिटी, मेरिट मतलब प्रेफरेंसेस, मेरिट मतलब जॉब, मेरिट मतलब रिकमेंडेशन, मेरिट मतलब कम्युनिकेशन, मेरिट मतलब सरनेम्स, मेरिट मतलब द एबिलिटी टू fight back. What is merit? I've given you all this. Explain to me what it is. We'll talk about it. Merit is all this. एक को लेकर मेरिट नहीं बन सकता, पहले वो तो क्लियर करो। उनके पास क्लैरिटी नहीं है मेरिट का मतलब क्या है। उनका मतलब यह है कि मार्क्स से लेकर मेरिट है। फिर मार्क्स में भी बहुत चीज़ें जो मैंने अभी बताई, is it your recommendation, is it your nepotism, is it your family name, all of that contribute into it ना, cannot be isolated and looked at। तो बट वो लोग देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये मेरिट है, इसको इस तरह से बनाया गया है, इसको इस तरह समझा गया है। कहीं ना कहीं वो बिछड़े भूले बिसरे लगे हैं, और दया आती है कि समझ नहीं पा रहे कि कहाँ तक जा रहा है। मेरिट को अगर समझा जाए तो it's a wholesome of many things put together. It's not one thing distributed unevenly. If you have all of that, मैं समझता हूँ मेहनत और right opportunity can be deciding factor of one type of merit. If you have this two, right opportunity and मेहनत, अब right opportunity में उसको support आता है, guidance आता है, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। So it's a long kind of entailing process, and it as I said, it's a science in itself. You need to understand that before commenting on this. तो उनको आंसर मिल गया होगा जो मेरिट की बात करते रहते हैं। काफ़ी देर हो गई बात करते हुए, तो आखिरी कुछ सवाल ले रहा हूँ। वी आर अबाउट टू रैप अप। मेरा तो मन कर रहा है रात भर बैठ के हम बातें करते रहे। यार वो आपका जो ऑलिव ग्रीन जो ब्लेजर है, वो काफ़ी अच्छा विजुअल आ रहा है, तो मेरे को देख के बड़ा मजा आ रहा है। बिकॉज यू नो इट फील्स लाइक वो अंधेरे में जो उस तरह का वो दिखता है ना रात में, थोड़ा सा उस तरह का कलर झाड़ में वगैरह। ये दलित ब्लेजर भी पहन सकते हैं। क्या बात है। और काफी खूबसूरत लग रहे हो। माशाल्लाह। सो वी आर दलित, वी आर एक्सपेंसिव एंड वी आर ब्रांडेड। यस, अपना तो वही है, वी आर एक्सपेंसिव। या एनीवे, मेरा एक और सवाल है सूरज। अभी हम यूएस से बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जैसे सिस्को का केस हुआ, और भी एक अक्षरधाम मंदिर का वहाँ पे केस आया था जहाँ बॉन्डेड लेबर हमारे लोगों से कराए जा रहे थे। गूगल में भी देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस विच वाज कैंसल्ड लेटर। तो वहाँ के कॉरपोरेट्स में खासकर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आ रहे हैं, उसको लेके हम क्या ये अब इस अपने दावे को और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं कि कास्ट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ? हाउ डू यू सी इट इन टर्म्स ऑफ यूएस based caste based discrimination? नहीं, this is proof. We don't have to make a case. वहाँ की लोगों ने उसको किया है, हमको तो बोलने की जरूरत नहीं है। कास्ट इज डेफिनेटली, आई मीन इफ दैट्स देयर, वहाँ की कोर्ट में गई ना केस। व्हाट डज दैट मीन? इट इज इंडीड अ ग्लोबल प्रॉब्लम। यूके में तो पिछले 10 या 15-20 साल से लड़ाई चल रही है। यूके के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है कि यहाँ कानून बनाया जाए या नहीं। इक्वालिटी कमीशन वहाँ का बना था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी एक्सपर्ट्स ने कि यहाँ कानून बनना जरूरी है, पर कंजर्वेटिव सरकार ने हिंदू के वोट की वजह से दिया नहीं। और हमारे जो बाल्मीकि समाज के लोग थे उनको झूठा उनकी साइन ली, फिर उनको गुस्सा आया। फिर वो ये जो सवर्ण हिंदू, एक ब्राह्मण, एक हिंदू कोई मंदिर था, वो हमारे बाल्मीकि समाज के लोगों को उल्लू बना रहा था, तो उसको पकड़ लिया गया। तो इस तरह का जो एहसास हमको दिखता है। फिर आप वियना में जो वहाँ पर जो संत लोग थे उनकी हत्या कर दी गई। जो पुरखे जो बात कर रहे थे गुरु रविदास की, जी, फ्रॉम द रविदास कम्युनिटी वाज देयर। तो ये खून हो जाते हैं यार आपके। तो आप फिर भी कह रहे हो ग्लोबल नहीं है, तो ये तो ये निगेटिंग, इसको और कितनी दृष्टिकोण से
कितनी भाषा से, कितने रिसर्च से बताया जाए, और ये सब एक तरफ रखो, पर व्यक्तिगत अनुभव से ज्यादा बड़ा टेस्टामेंट और क्या हो सकता है? उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, तो इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, द वर्ल्ड इज देयर वाज अ रिपोर्ट ऑन बीबीसी जिसमें एक अपने देयर वाज अ टेस्टिमनी एक्चुअली कि उसके जो सीनियर्स लोग हैं, कलीग लोग हैं, वो उसकी पीठ पे ऐसे हाथ मार के टच करके देखते थे मुझे पता है कि इसने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। एंड द सेम गाय सेड कि वो उसको स्विमिंग पूल ले जाते थे कि वो जब शर्ट उतारेगा तो देखेंगे कि जनेऊ कैसा है। इतनी मक्कारी, इतना दिमाग इन चीजों में लगा लेते हैं ये लोग। यूएस में किस किस तरह से जातियां पता करते हैं आपकी? यार बहुत से टाइम ना इधर तो हमसे सीधा पूछ लेते कौन जात हो भाई। हाँ, सो आई जस्ट वांट टू नो what are the ways to look at your caste? You know, it's very interesting. You have to ask different people in different fields, क्योंकि मेरे तो फील्ड में जो मेरे को अनुभव आया वो, क्योंकि वो तो मेरा नाम है तो, बट कुछ लोगों के जो मैंने अनुभव सुने वो काफ़ी मतलब डरावने वाले थे। उनको जो है उनकी सीक्रेट्स ग्रुप बना देते हैं, पता चलता है। और कैसे बहुत सारे क्या होता है कि आपकी आईआईटी की रैंक जो होती है, आईआईटी की स्पेशली, वो आपके कास्ट के हिसाब से दी जाती थी, तो आपको रैंक को लेकर, वही सिस्को का भी वही मामला था। और बहुत से टाइम क्या होता है कि आपके बैचमेट्स को पता होता है, और फॉर्चुनेटली सारे लोग ऐसे नहीं है, बहुत खुशी की बात है। पर जो करने वाले हैं वो इतना घुसे हुए इसमें, क्योंकि देखो वहाँ पर वो तुमको सीख जो मिली है, वो सीख मेंटेन करने की आपको मौका दिया गया है। मेंटेन कर लो भाई, ये तो है जो है, देखा जाएगा काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उसको लेकर काफ़ी चिंता का विषय है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, और केवल ये एक धर्म तक सीमित नहीं है, अनेक धर्मों का इसमें हाथ है, अपने अपने धर्मों के हिसाब से, क्योंकि हर धर्मों में जाति धर्म के जो पटखंडे हैं वो लगे हुए। तो ये क्यों करते हैं तो ये तो पता नहीं, पर ये बात है कि उनको हेजेमोनी वहाँ लानी है, उनको वहाँ बताना है। क्योंकि देखिए, अगर सवर्ण की जात निकाल लिया तो उनके पास बचेगा क्या? What else you have to offer? And for me to maintain my unearned privilege without having to do any and have an additional stage above you, for me is to just tell कि I am from this caste. So morally, I feel that I am superior, although it has nothing to do with actual give and takes, but that's how it's manifested. एक सवाल है मेरे पास सूरज, जैसे आप गए, हार्वर्ड गए, साउथ अफ्रीका गए, ऑक्सफोर्ड में हो, विदेशों में पढ़ाई लिखाई को लेके क्या हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको और ज़्यादा मेहनत करते हुए और ज़्यादा अवसर हासिल करने चाहिए? ग्लोबली हमें ज़्यादा बाहर जाके पढ़ना चाहिए? कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है विदेश में जाके पढ़ाई करना? बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे सेकेंडरी ज्ञान क्यों ले रहे हो? ये भी जो पढ़ा रहे हैं वहीं का पढ़ा रहे हैं, यहाँ की संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ से जो ट्रांसलेट होके आ रहा है या जो समझ रहा है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दुनिया में है, मानो या ना मानो, उनकी जो मॉडर्न इनोवेशन है वो आपको दे रही है। यहाँ के लोगों को वहाँ जाके रिसर्च इनोवेशन करना पड़ा, तो बात तो यही है। वहाँ पे एक कल्चर है रिसर्च का, एक डेमोक्रेसी है, क्लास में प्रोफेसर को पहले नाम से बुलाया जाता है, एक काइंड ऑफ फ्रेंडली अनुभव है, बिकॉज यू आर ट्रीटेड एज इक्वल, यू आर नॉट ट्रीटेड एज अनइक्वल। द्रोण और एकलव्य की दास्तां नहीं है, क्लास के बाहर बैठने वाली परिस्थिति नहीं है। चैरिटेबल होते हैं प्रोफेसर जनरली, क्योंकि वो जो है वो भी प्रोफेशनल रिसर्च होते हैं, प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, जिम्मेवारी से काम करना समझते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ की जो दायरे हैं वो बढ़ते हैं, आपका कंपटीशन का स्तर बढ़ता है। अगर आप पहलवान हो, अगर आपको उस अखाड़े में ले जाया जाए जहाँ पर आपको ज़्यादा चैलेंजेस हो, तो आप खुद अच्छी तरह से तैयार हो जाओगे। तो आपकी एबिलिटीज़ को जब तक शार्पन नहीं होते हो, जब तक आपको चैलेंजेस उतने एजेस नहीं मिलते, आपकी ट्रू टैलेंट समझ में नहीं आएगी, और आपको बढ़ने के लिए बहुत चैलेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको बड़े कंपटीशन लेवल पर जाना चाहिए, और युवाओं ने सच में फॉरेन के लिए तैयारी करनी चाहिए। और
लोग कहते हैं पैसे नहीं है तो सरकार से मांगो, सरकार से नहीं है अफोर्ड करो, पर दिमाग में ये डाल तो लो कि मुझे फॉरेन में पढ़ना। वो दिमाग एटलीस्ट विचार लाओ दिमाग में, आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। आप खुद को अलग तरीके से देखना करो, खुद को नापोगे और कोशिश करो। वो कोशिश, वो सपना मैं लोगों को देना चाहता हूँ। वो अगर एटलीस्ट सपने में जिए। और क्या होता है कि अगर वो सोच में बड़ी दूंगा आपको, तो बड़ी सोच से जियोगे आप और एक ना एक दिन हासिल करोगे। और ना भी करोगे तो उस सपने में जिया तो अच्छा जिया, ख्वाब भी देखा तो ऐसा देखा कि मजा आ गया। नहीं तो डरावने सपने क्यों देख रहे हो। सही बात है। यहाँ रह के आप रोहित वेमुला जैसा क्यों आप भुगते हैं, आप बेहतर जगह पे जाएं। बहुत बढ़िया बात सूरज बता रहे हैं कि हमें सपने देखने चाहिए और विदेशों में जाकर जो अवसर हमारे पास हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको हासिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है। सूरज, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग दैट्स अप टू यू। भारत में अभी जो मौजूदा सरकार है, जो जिस तरह के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, दोज हु आर रूलिंग दे आर इनटू पावर, हम उनको लेके बहुत ही डरे हुए भी होते हैं बहुत बार, क्योंकि लगातार भारत में ये मंत्री, सरकार के लोग ये कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी के लोग संविधान की कॉपीज़ को जलाते हैं और धर्मगुरु सीधा कहते हैं इसको, देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो चूंकि आप एक स्कॉलर हैं और दुनिया भर की एक अलग नज़रिए से भारत को देखते हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र का संकट हमें यहाँ भारत में रह के नज़र आता है, आपको कैसे नज़र आता है कि क्या इसकी गुंजाइश है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या ये फेल हो जाएगा आइडिया? अम्बेडकर जब तक जिंदा है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बाकी कोई भी नेता जिंदा रहो, गांधी से लेकर और भी, हिंदू राष्ट्र रह सकता है। पर हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा जो पॉइजन है, सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़ी गहराई है, खाई है, ये अम्बेडकर है। अम्बेडकर प्लूरलिज्म की बात करता है। अम्बेडकर विचार विद्रोह की बात करता है। अम्बेडकर विचार एकाधिकार जो शाही है उसके खिलाफ लड़ने की एक वैचारिक पूंजी आपको देता है। तो जब तक अम्बेडकर है और अम्बेडकर के अनुयायी है, तब तक इस विचार को अमल में लाना मुश्किल हो सकता है। पर क्या अम्बेडकर के अनुयायियों को बेवकूफ़ बना जा सकता है क्या? ये एक चिंता का विषय है, ये एक मंथन का विषय है। और मुझे लगता है ये अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अम्बेडकर को ये सेलिब्रेट करेंगे और थोड़े दिन का नशा दिलाएंगे और फिर उसी अम्बेडकर के विचारों को ये आपस में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और अम्बेडकर ये खुद भले बहुत खूब जानते थे, इसलिए बाबा साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमको उनका लिखा हुआ साहित्य दे के गए। कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। धम्म की तरफ भी गए तो 22 प्रतिज्ञा दे के गए, ताकि उसकी कोई गलत इंटरप्रिटेशन ना करके ले। पॉइंट टू पॉइंट बोला कि किस चीज़ को मैं स्वीकारूंगा नहीं। 7 से 8 पॉइंट उन्होंने बोले कि ये तो बाबा साहब ने जो हमारे समाज को जो दिशा दी की गई है, तो काफ़ी दर्शक हैं। और जब लोग कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र की बात है, ये हिंदू राष्ट्र की बात दुश्मनी की बात कर रहे हैं। हम दोस्ती की बात करते हैं, हम अपनी वाली बात करते हैं। तो इसके लिए हिंदू राष्ट्र की बात असंवैधानिक बात है और असंवैधानिक चीज़ें हो रही है तो देश के खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ की बात है। इट कैन बी अ इंटरनेशनल मैटर, बट इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने वो भी हक दिया है। तो आपकी क्या पोजीशन है, आप क्या चाहते हो? आपको अपने संगठन बनाने होंगे, आपको अपने लोग तैयार करने होंगे, आपको अपनी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बनानी होगी, आपको अपना एक अस्तित्व रखना होगा, आपको बाकी जो एलाइज हैं जो आपके साथ गठबंधन में रह सकते, उनके साथ किस तरह से जा सकते उसके बारे में सोचना होगा। ये चीज़ों को आपको सब साथ में सोचकर जब आप इस विषय का चिंतन करोगे, तब आपको इसमें से काफ़ी पर्याय मिलेंगे। और मुझे लगता है
भारत का समाज ये परिपक्व है, ये वाइज मैच्योर है, ये इसके जो कठिनाइयाँ हैं उसको बखूबी ये फेस करेगा, बखूबी फेस करेगा। और जब भी ज़रूरत हुई है हमेशा हमारे लोगों ने इस देश के आइन को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हमें उम्मीद नहीं हारनी है। सूरज, बहुत मज़ा आया बात करके, मन तो कर रहा है और ज़्यादा बात करूं बट 12-13 घंटे हो गए हैं हम लोग निकले हुए। मुझे लगता है ये मजा आ गई। ये मुझे लगता है 12:30 बज रहे रात के, नई दिल्ली में है। कल रात में मैं एक्चुअली यही इतने बजे सोया, सुबह की फ्लाइट थी, वो पकड़ गया और दिन भर सुबह भी हमारा मस्त 2 घंटा तो एंटरटेनमेंट हो गया तुम्हारी गूगल ने और की होटल में। पर 2 साल से हमारा सुमित भाई का चल रहा था करने का और फिर आज रात हो गई, मेरी भी मीटिंग थी, इनकी भी कुछ कमिटमेंट्स थी, फिर रात में बेचारे आए वापस और मुझे लगा शायद नहीं होगा, कल होगा, मुझे ऐसा लगा। मैं बोला यार कर देंगे, बट यही बात है कि कुछ चीज़ों के लिए रुकना पड़ता है, इतना समय की बात होती है। पर आपने 2 साल से इस विचार को रखा, आपकी उम्मीद रखी और आपने इसको फॉलो अप किया और उसके लिए आपने मेहनत भी ली, इसके लिए इंटरव्यू हो पाया और ये दर्शक भी ये देख पा रहे। तो मुझे लगता है ये आपकी सराहने वाली बात है कि आपने इसको इतना कमिटेड रूप से ज़िंदा रखा, इस सोच को कि ये करना है। तो आपका शुभकामनाएं। अब मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, एक बार फिर करना है नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छा करेंगे, ये भी अच्छा करेंगे, इसको सेकंड सेक्शन में बनाएंगे। और आपकी न्यूज़ बिग की टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप कृपया करके ये माध्यम को सपोर्ट करें, इनको और प्यार दें। ये अपना मीडिया है, खुद को तैयार करना है, आपकी जिम्मेवारी है। जब आपकी कहानियाँ लिखी जाएगी, यही मीडिया इसका प्रिजर्वेशन करेगा। आपकी अगर आने वाली जनरेशन आपको अगर देखनी है किस तरह से जी रही है, 50 साल, 60 साल, 100 साल बाद, 200-300 साल बाद अगर वो देखेगी तो वो यही चीज़ें देखेगी। तो अगर कुछ आपकी अगली पीढ़ी को देके जाना है तो अपनी मीडिया को आप ज़िंदा रखो और उसको बहुत आगे बढ़ाओ। हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस हो, मीडिया हाउस हो, मैं आपको ये इनकरेज करता हूँ कि दिल्ली में भी आपका बड़ा ऑफिस हो और हम भी उसी ऑफिस में आपके 1-2 हज़ार कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए आ जाएं। वो लाइन बोल दें, आमीन। वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन। हमें बहुत मजा आया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज बात करने के लिए। सूरज के बातों पर आपकी क्या राय है, जो हमने चर्चा की उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और किन और लोगों के आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं, नाम सुझा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस पूरे वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी पूरी टीम, एक आदमी की, मोहित जो है, मदद कर रहे हैं, जिन्होंने अकेले ये पूरा इंटरव्यू शूट किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय भीम। जय भीम। क्या बात है। डन। वाओ। 1.5 घंटा हो गया ना।